Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. Hello dear friends, so from today onwards we are going to discuss one of the very small topic which comes under the application of derivatives. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ for getting the mean value theorem. But anyways, it comes under the application of the derivatives, and the topic which we are going to study from today onwards is gonna be mean value theorem. And moreover, from here onwards, the mean value theorem I will be referring it by MVT, where the M stands for mean, V stands for value, and similarly T stands for theorem. तो आज का अगर मैं लेसन प्लान देखता हूँ कि MVT को मैं कवर कैसे करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले लेसन प्लान का जो पार्ट होगा, दैट्स नथिंग बट द टाइप ऑफ द एमवीटीज. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस टाइप और द वेरियस काइंड्स ऑफ द एमवीटीज व्हिच इंक्लूड्स इन द गेट. तो बेसिकली गेट में आपके 3 एमवीटीज आपके सिलेबस में है. सबसे पहला इज गोना बी रोलेस एमवीटी, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई मे आल्सो कॉल इट आरएमवीटी, वेयर द आर स्टैंड फॉर रोलेस, वेयर द एमवीटी स्टैंड फॉर मीन वैल्यू थ्योरम. आफ्टर द आरएमवीटी विल बी मूविंग इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एमवीटी और द मीन वैल्यू थ्योरम, व्हिच इज नथिंग बट द Lagrange's mean value theorem. Hence it is also referred as LMVT. Similarly, the third and the last kind of the MVT which we are going to study as a part of this particular video, and that's nothing but the Cauchy's mean value theorem. And the Cauchy's mean value theorem is also referred as a CMVT, as we have referred RMVT for the Rolle's, LMVT for the Lagrange's, and similarly for the Cauchy's we also refer this as CMVT. Is that part clear? तो ये आपका क्या होगा, लेसन प्लान का पहला क्या होगा, पोर्शन होगा, या पहला सब डिवीजन होगा. सिमिलरली वंस द टाइप इज ओवर विल बी गोइंग इनटू द सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. तो मैं कुछ 6 से 7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा, और ध्यान देंगे इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को मैं एक्चुअली में टाइप 1 में ही कवर करने जा रहा हूँ. ऐसा कोई सेकंड सेगमेंट नहीं होगा जहां मैं अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम लूंगा. तो जैसे ही मैंने क्या किया, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा, उसके बाद मैं कुछ 3 से 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लूंगा. जैसे मैंने Lagrange's पढ़ा, उसके साथ 3 से 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम लूंगा, और जैसे ही Cauchy खत्म हुआ, सो आई विल बी टेकिंग 2 or 3 नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. इज दैट पार्ट क्लियर? सो बेसिकली विल बी कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर. ठीक है. और लास्ट में मैं कुछ 3 से 4 गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करने जा रहा हूं. तो डेफिनेटली यू विल बी मच कंफर्टेबल वंस द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हैज बीन डन फ्रॉम योर साइड. और एक चीज ध्यान देना, अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम ये भी रहा है कि गेट में अगर मैं पूरे इतिहास को पलट के देखता हूं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द ब्रांचेस, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी फ्यू. कुछ 4 से 5 प्रॉब्लम ही गेट में आए हैं. तो केवल गेट के प्रॉब्लम से आपके कंसेप्ट नहीं बन सकते, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या लिया, मैंने ज़्यादा लिया है. इसे पार्ट लिया. तो चलिए, सबसे पहला अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कहां पर, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पे. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ओवर द रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, RMVT. ठीक है. तो RMVT डिस्कस करने से पहले सबसे पहले रोलेस भाई ने मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रखी है अपने RMVT को जस्टिफाइड होने के लिए, उसको डिस्कस करता हूं. रिक्वायरमेंट थोड़ा अच्छे से ध्यान देना. रिक्वायरमेंट ये बोलता है कि इफ अ फंक्शन f of x, I'll repeat it, if a function f of x is continuous throughout the closed interval of a, b. आपका एक फंक्शन है, वो a, b के क्लोज इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूस है. इट्स अ कंटिन्यूस एंड सिमिलरली इट इज डिफरेंशिएबल. कौन? आपका फंक्शन f of x. इट्स अ डिफरेंशिएबल within the open interval of a, b. यार आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए. द x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b. इसका मतलब x की वैल्यू a और b के बीच में कहीं भी फॉल कर सकती है, इंक्लूडिंग a and b. सो हियर इट ट्राइज टू इंडिकेट द x कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन a to b, मोरओवर इंक्लूडिंग a and b. एंड सिमिलरली x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ a, b का मतलब ये होगा नथिंग बट द x कुड बी एनीथिंग इन बिटवीन a to b एक्सक्लूडिंग a and b. थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को. तो कायदे से आपका जो फंक्शन f of x है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन अ क्लोज इंटरवल ऑफ a, b. एंड सिमिलरली ये क्या होना चाहिए,
function must be a continuous function in a closed interval of a comma b, and similarly it must be a differentiable within an open interval of a comma b. ये तो इसके रिक्वायरमेंट है किसके, फंक्शन f of x की, किस रेंज में, इन द रेंज ऑफ a comma b. Then what the MVT says, अगर मैं अब इसकी स्टेटमेंट में जाता हूँ MVT के, what the statement says, statement says, its statement says, अगर मैं f of x को पिक करता हूं और मुझे ये पता चला, if I pick f of x, let's take in a closed interval of a comma b, and if I got to know that the function's worth at a is precisely equals to a function worth at f is equals to b. इसका मतलब by the way f of x की आपने स्टडी की है क्लोज इंटरवल ऑफ a comma b पे, और आपको ये पता चला कि फंक्शन का मैग्नीट्यूड at x is equals to a is very same as x is equals to b है. Then अब भाई ने कुछ आपको क्या किया है, कंक्लूजन दिया है. Then what the Rolles tries to say, it says that you'll have at least one c within the open interval of a comma b such that f dash c will be equals to of 0. ये तो सबसे पहली बात तो जो फंक्शन आप क्या कर रहे हैं आरएमबीटी के लिए लेके आ रहे हैं, जिस रेंज पे आपको स्टडी करना है उस रेंज पे रिक्वायरमेंट ये है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन अ क्लोज फैशन, एंड सिमिलरली ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन फैशन. और अगर बाय द वे एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर एफ ऑफ बी के बराबर मिली, तब रोलेस ने आपको क्या किया है, कंक्लूजन आपके हाथ में दिया है कि आपके पास एटलीस्ट एक पॉइंट सी किस रेंज में, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जहां की फंक्शन का स्लोप क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है. मैं इसको अगर ग्राफिकली समझूं तो आई थिंक द थिंग्स विल बी इवन बेटर. सी व्हाट इट ट्राइज टू से. So what I am going to do over here, I am going to draw a graph for the RMBT. See, let's take this is what my x-axis, this is what my y-axis. ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक फंक्शन ड्रॉ किया है. Let's take a random function I have drawn, any random function. ठीक है, any random function I have drawn. And just for the observation, just for the test, I have taken the 2 points x is equals to a and x is equals to b. Let's assume this is what my vertical line, x is equals to of a, and let's take this is my vertical line, x is equals to b. X is equals to of b. This blue line is nothing but my function f of x. तो एक चीज ध्यान देना, आपको शायद ये ध्यान देके अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा कि फंक्शन का जो क्या है मैग्नीट्यूड है x इज इक्वल्स टू a, वो क्या है f ऑफ a, एंड सिमिलरली फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है x इज इक्वल्स टू b, वो क्या है आपका f ऑफ b. तो अगर मैं इसको मार्क करने की कोशिश करूं तो ये जो पॉइंट होगा, यहाँ x की वैल्यू क्या है, a है, और y की वैल्यू या फंक्शन का वर्थ क्या है, f ऑफ a है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो x की वैल्यू क्या है, b है, और फंक्शन का वर्थ क्या है, f ऑफ b है. कुछ नहीं, मैंने इस पॉइंट को क्या किया है, डिनोट किया है या इंडिकेट किया है. बट लेकिन अगर मैं फंक्शन के वर्थ के बारे में बात करूँ x इज इक्वल्स टू a पे और x इज इक्वल्स टू b पे, तो वो देखेंगे वो एक क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखे हुए हैं. अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये देख के समझ में आता है कि यू कैन कॉल इट द वर्थ ऑफ द फंक्शन एज f ऑफ a और f ऑफ b, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी सेम. और ये क्या है, बेसिक डिमांड है. बेसिक डिमांड किसकी है, रोलेस की. रोलेस की बेसिक डिमांड ये है, भाई आप जहां क्या करने जा रहे हो, टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हो ओवर दी एफएक्स, वहां उसके लेफ्ट एक्सट्रीम पे और कहां, राइट एक्सट्रीम पे. लेफ्ट एक्सट्रीम को लिया मैंने a और राइट एक्सट्रीम को लिया मैंने b, वहां फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो. या फिर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों कहां लाई करते हो, किसी एक हॉरिजॉन्टल कहां लाइन के ऊपर लाई करते हो. तो देख के समझ में आ रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है और इस पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है. दैट मींस बोथ ऑफ देम हैव गॉट द सेम मैग्नीट्यूड. कहां, एट x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b. अगर ये हो गया तब आपके रोले भाई ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक पॉइंट c कहां फॉल करेगा, विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b, ऐसा फॉल करेगा कि जहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा. आप देख सकते हो इस रेंज के बीच में आपको लग रहा है कहीं पर स्लोप 0 है. स्लोप कहां 0 होगा, मैंने पहले ही पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम में, जहां स्टेशनरी पॉइंट बने, चाहे वो क्या हो सकता है, इस टाइप का मैक्सिमम हो सकता है या क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है. तो अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली आपको एक ऐसा पॉइंट दिखने को मिल रहा होगा, कहां, यहां पर
जहां अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना है, 0 है। तो डेफिनेटली यू विल हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, सी ही होगा, जहां अगर आप क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं फंक्शन का तो आपको पता चलता है इट इज व्हाट, 0। एनीवेज रोलेस ने ये बोला है कि भाई अगर आपने रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर ली और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो कोई नहीं रोक सकता, एटलीस्ट एक पॉइंट सी ए कॉमा बी के बीच में होगा ही होगा जहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा। सो ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि ये होगा ही होगा। रीजन भी बनता है, देखो अगर बाई द वे यहां से क्या हो रहा है, ग्राफ अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, fx इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने ये बोला है कि फंक्शन का वर्थ एट x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b पे फंक्शन का वर्थ अगर सेम होना है तो फंक्शन अगर इंक्रीज किया है तो सेम मैग्नीट्यूड को अचीव करने के लिए उसको डिक्रीज भी करना होगा। और अगर वो डिक्रीज करेगा तो जिस भी पॉइंट पे आपका फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करने की कोशिश किया वहां तो स्लोप 0 हो गई। इज इट पार्ट क्लियर? सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो आप। मैंने एक रैंडमली एक दूसरा कर्व ले लिया है। बाय द वे एक दूसरा कर्व कुछ इस टाइप का है, ये एक दूसरा टाइप का कर्व है। लेट्स टेक इट द सेकंड कर्व। यार इस कर्व के साथ भी क्या है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे और एट एक्स इक्वल्स टू बी पे फंक्शन का जो वर्थ है वो क्या है, सेम है। और अगर ये सेम है और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है विद इन द रेंज ऑफ ए कॉमा बी, तो एक चीज तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा किस रेंज के बीच में, ए और बी के रेंज के बीच में, जहां फंक्शन का जो क्या होगा, डिफरेंशिएशन वो 0 होगा। तो ऑलमोस्ट देख के समझ में आ रहा होगा, यहां कहीं अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप क्या है, 0 है। सो दिस कुड बी रिटन एज अनदर सी। ये दूसरा फंक्शन ले लिया है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फंक्शन कुछ भी हो, नेचर ऑफ द फंक्शन किसी भी टाइप का हो, अगर आपके मैग्नीट्यूड एट एक्स इक्वल्स टू ए और बी क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं फंक्शन एक किसी पॉइंट सी पे अपना स्लोप को 0 करेगा और वो सी फॉल करेगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। एक मैं एक रैंडम फंक्शन ले सकता हूं, मैंने एक जानबूझ के उटपटांग सा फंक्शन लिया। ये देखो, फंक्शन कुड बी सॉर्ट ऑफ दिस। ये एक तीसरा फंक्शन है। तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्लू को एक पहला फंक्शन लिया है। सिमिलरली ब्लैक को मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया है, आप इसको g ऑफ x मार्क कर सकते हैं। और सिमिलरली रेड को मैंने एक तीसरा फंक्शन लिया है, h ऑफ x मार्क कर सकते हैं। h ऑफ x के पास भी वही खासियत है। क्या खासियत है? x इक्वल्स टू a पे फंक्शन का वर्थ क्या है, मान लो अगर आपने क्या ले लिया है, h ऑफ a ले लिया है, एंड सिमिलरली फंक्शन का वर्थ एट x इक्वल्स टू b आपने क्या ले लिया है, h ऑफ a ले लिया है। लेकिन दोनों के दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस होते हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों पार्ट पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। आप यहां देखेंगे अगर इतना कर लिया तो आपको यहां देखने को मिल रहा होगा इस पूरे के पूरे सिग्नल पे या फंक्शन पे कितनी जगह आपको स्लोप 0 देखने को मिल रहा है। स्लोप वहां 0 होगा जहां क्या होगा, स्टेशनरी फॉर्म होगा, स्टेशनरी पॉइंट फॉर्म होगा, या फिर वो कहां लोअर जाता हो फंक्शन ऊपर की तरफ आ जाए, या फंक्शन ऊपर जाता हो कहां लोअर की तरफ आ जाए। तो कौन कौन सा पॉइंट मिला है आपको, यहां स्लोप 0 मिल रहा है, यहां स्लोप 0 मिल रहा है और यहां स्लोप 0 मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं, पहला पॉइंट C1, इसको मार्क करते हैं दूसरा पॉइंट C2 और इसको मार्क कर सकते हैं तीसरा पॉइंट C3। तो मैंने 3 अलग अलग फंक्शन लेके आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की कि कायदे से कुछ नहीं करना मेरे भाई। रोले का स्टेटमेंट ये है भाई कि अगर कायदे से फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, एंड सिमिलरली इट्स डिफरेंशिएबल विद इन ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, और कायदे से एक्स इज इक्वल्स टू ए और बी पे फंक्शन का अगर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बीच में एक पॉइंट एटलीस्ट फॉल करेगा जहां कायदे से फंक्शन का स्लोप क्या होगा, 0। रीजन, अगर ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो यहां कहीं स्लोप 0 होगा, अगर ये ऐसा होगा तो यहां स्लोप कहीं 0 होगा, और अगर ये हिलता डुलता भी होगा तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा तो फॉल करेगा ए और बी के बीच में जहां क्या होगा, स्लोप 0 होगा। द वर्ड इज एटलीस्ट। यहां केवल एक पॉइंट सी लाई किया है, यहां केवल एक पॉइंट सी लाई किया है, और ये जो मैंने क्या लिया है hx, यहां 3 पॉइंट सी लाई किए हैं, बट लेकिन ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो कहां लाई किए हैं, ए कॉमा बी के अंदर। इसे पार्ट किया तो इस बनता भी है यार। अगर आप भी कंक्लूड करें तो ऐसे ही तो कंक्लूड करेंगे सर, ऐसे में भी एक होगा, ऐसे में भी एक होगा और ऐसे में भी एक होगा। ठीक, और एक चीज और ध्यान देना, ये रिक्वायरमेंट भाई ने लिया क्यों, इसके पीछे रीजन भी बनता है। बाय द वे अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा था और एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल्स टू सी पे अगर ये कर्व का फॉर्मेशन कर ले, कर्व का फॉर्मेशन कर ले, तभी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ए कॉमा बी के बीच में ऐसा लाई करेगा जहां कायदे से फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और एट एक्स इक्वल्स टू सी पे कायदे से फंक्शन ने अगर कर्व का फॉर्मेशन कर लिया तो वहां फंक्शन क्या होने जा रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल होने जा रहा है। तो कायदे से ऐसा है कि रोलेस ने अपने आप को बचाया है किससे, अपने रिक्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि फंक्शन अगर पता चल रहा है जहां स्लोप 0 अटेन करने की कोशिश कर रहा है, वहीं ही अगर फंक्शन ने अगर क्या बना लिया, कर्व बना लिया, या फिर फंक्शन जहां अपने स्लोप को
जीरो अटेंड करने की कोशिश कर रहा है, अगर वही फंक्शन जो हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया तो कायदे से होने क्या जा रहा है, आप जो f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एट c निकालने जा रहे हैं वो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कायदे से ये जो लास्ट के स्टेटमेंट है इट वोंट बी ट्रू। तो कायदे से जो रिक्वायरमेंट है ना, केवल क्या किया है रोलिस ने अपने आप को बचाने के लिए पहले से बोल दिया भाई कि मैं हर एक जगह डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि जिस जगह f डैश c 0 होने जा रहा है पता चल रहा है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या डिसकंटिन्यूअस है। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट इट। कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन लेना है, फंक्शन का वर्थ एट a और b पे सेम होना चाहिए, आपको एटलीस्ट एक पॉइंट c मिलेगा जो कहाँ होगा a, b के बीच में होगा, सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू व्हाट 0। द वर्ड इज एटलीस्ट, नो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको एक जगह मिला है, सिमिलरली नीचे में भी एक जगह मिला है, बट रेड वाले में आपको क्या मिला है, 3 जगह मिला है। इसे पार्ट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू टेक फ्यू नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द RMBTs। So the first problem which we are going to take is gonna be, let's take the simplest form। तो अब मैं क्या किया, मैंने आपको पहले ही बोला था जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो मैं कहाँ लेते जाऊंगा, रिस्पेक्टिव MVTs में लेते जाऊंगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम कुड बी लाइक साइन ऑफ x in the closed interval of 0, pi। I need to find the value of c। मेरे को क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। डेफिनेटली वैल्यू ऑफ c जो होगा वो क्या होगा, ओपन इंटरवल ऑफ a, b के बीच में होगा। यहाँ a क्या है, 0 है, और क्या है, b क्या है, यहाँ पर पाई है। इसे पार्ट क्लियर? तो चलिए, आप तो सबसे पहले इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, मेथड 1 होगा, और दूसरा होगा ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। तो क्या है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। चलिए, अगर मैं इसका सोल्यूशन पार्ट लेता हूँ तो ऐसा होने जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर मैं साइन ऑफ x को कहाँ से डील करूँ, यहाँ से डील करूँ, तो इसने ये बोला है कि सबसे पहली बात तो फंक्शन क्या होना चाहिए, विद इन दी क्लोज इंटरवल ऑफ a, b क्या होना चाहिए, डिफरेंस कंटिन्यूअस होना चाहिए, और सिमिलरली विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और मेरे को साइन ऑफ x से तो कोई पंगा ही नहीं है, साइन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रेंज ऑफ x, not only a specific limit of maybe a, b and here it's 0 and pi, लेकिन साइन ऑफ x के साथ तो ऐसा कोई पंगा रहा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं साइन ऑफ x को अगर मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करूं, उसको विजुअलाइज करने से पहले ये देखता हूं कि इस प्रॉब्लम में f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, क्लियरली नोन है, साइन ऑफ x है। सिमिलरली अगर आप कंपेयर करें दोनों स्टेटमेंट को, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है इस प्रॉब्लम में, 0 है, और b की वैल्यू क्या है इस प्रॉब्लम में, पाई है। मोरओवर आपके रिक्वायरमेंट को अलग से जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल थ्रू आउट द रेंज ऑफ व्हाट x। यहाँ तो केवल आपको एक स्पेसिफिक लिमिट लिया हुआ है किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट c ऐसा निकालना है जहां कायदे से क्या हो, स्लोप 0 होता है। नहीं, वैसे उसके लिए क्या करने जा रहा हूं मैं, उसके लिए कुछ नहीं करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये प्रूव करूंगा कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b है या नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, f ऑफ a का मतलब क्या है, f ऑफ 0 हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ b विच इज इक्वल्स टू ऑफ पाई। कुछ नहीं है, आप साइन की जगह में क्या रखो, x की जगह में 0 एंड हियर अगेन साइन पाई, और डेफिनेटली साइन 0 इज इक्वल्स टू ऑफ साइन पाई विच इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो कहीं ना कहीं भाई ये तो समझ में आता है कि RMBT की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि साइन ऑफ x क्या है, विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b क्या है, कंटिन्यूअस है, एंड ओपन इंटरवल ऑफ a, b क्या है, डिफरेंशिएबल है, और साथ में एट a, b पे फंक्शन का वर्थ क्या है, सेम है। अगर ये हुआ तो आपको रोले भाई ने बोला है, भाई तू आंख मूंद ले, एक पॉइंट c एटलीस्ट फॉल करेगा विद इन द रेंज ऑफ a, b सच दैट जहां स्लोप क्या होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, और इसके बीच में एक पॉइंट c ऐसा फॉल करेगा जहां स्लोप फंक्शन का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो साइन x का जो स्लोप होने जा रहा है, डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, वो cos x होगा। x की जगह में मैं c फीड कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो c जो होगा यार, cos c तो c कई जगह 0 होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये कहाँ 90 बोले तो π/2 पे भी होगा, सिमिलरली 273 π/4 पे भी होगा। लेकिन आप जो c सिलेक्ट करेंगे, ध्यान देना, जो c सिलेक्ट करेंगे वो किसके अंदर फॉल करना चाहिए, ओपन इंटरवल ऑफ a, b के अंदर फॉल करना चाहिए। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में जो c फॉल करना चाहिए वो ओपन इंटरवल ऑफ a क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, 0 और पाई के बीच फॉल करना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप कौन सा c पिक करने जा रहे हैं, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पिक c इज इक्वल्स टू ऑफ π/2। ये c इज इक्वल्स टू ऑफ π/2। तो c इज इक्वल्स टू π/2 पे डेफिनेटली आपने क्या किया है, RMBT की वैल्यू ऑफ c का कैलकुलेशन किया है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली समझने की कोशिश करता हूं, सो ऑल्सो इट्स
ये देखेंगे अगर ग्राफिकली मैं सबसे पहले मैं साइन ऑफ एक्स को अगर ड्रॉ करूं तो साइन ऑफ एक्स का कर्व कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। यार मेरे को स्टडी जो करनी है वो तो क्लियर है, स्टडी जो करनी है यहाँ क्या हो रहा है आपका, बाय द वे इसको मैंने x लिया है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा क्या है फंक्शन ऑफ x है। बाय द वे अगर मैंने एक पॉइंट लिया है, ये क्या है x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 और ये क्या है x इज इक्वल्स टू ऑफ पाई। ठीक है, आपने जो क्या लिया है दो पॉइंट्स लिए हैं, a 0 पे लिया है और b कहाँ लिया है, पाई पे लिया है। तो चलो मैं इस पॉइंट को अगर ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ नहीं है, ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 और ये है x इज इक्वल्स टू पाई। रिक्वायरमेंट ये है कि फंक्शन विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 0 टू पाई कंटिन्यूअस है भाई, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि एक स्मूथ कर्व है, तो इसके बीच में एक पॉइंट डेफिनेटली ऐसा फॉल करेगा जहां स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो भाई आप देख के भी समझ में आता है कि यहाँ स्लोप 0 कहाँ हो रहा है, जहां कायदे से आपका फंक्शन क्या बनाए या क्या ऑफर करे, आपको एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफर करे और कायदे से साइन एक्स जो है आपको स्टेशनरी पॉइंट कहाँ ऑफर करेगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और यहाँ अगर आप स्लोप निकालते हैं फंक्शन का स्लोप निकालते हैं किसका, साइन एक्स का, कहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, तो डेफिनेटली वैल्यू तो 0 होने जा रही है। बट एनीवेज ग्राफिकली भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, बट मोर ओवर आपसे पूछा गया है कि c की वैल्यू क्या होगी, तो भाई c की वैल्यू क्या होने जा रही है, पाई बाई 2 होने जा रही है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आई थिंक यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेस्ड ऑन RMBT अगेन। तो जैसे मैंने फंक्शन साइन ऑफ एक्स लिया था, अब मैं एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूं, तो फंक्शन इज एक्स स्क्वेयर इन, लेट्स टेक द क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ c विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ -1, 1। ठीक है, तो यार यहाँ से मेरे हिसाब से आप प्रॉब्लम समझना आसान हो गया है, कुछ नहीं, आप फिर से रिकॉल करेंगे। तो यार फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को ऐसा अलग से फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे इसके कहाँ स्टेटमेंट्स पे जाता हूँ। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था वहाँ फिर कर रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करूंगा, फंक्शन इस प्रॉब्लम के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर है। सिमिलरली अगर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ ए इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, -1 है, और बी जो इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, +1 है। ठीक है, अगर बाय द वे ये रोलेस के लिए फिट है, रिक्वायरमेंट तो फिट है बिल्कुल, कंटिन्यूअस और क्या डिफरेंशिएबल है, रोलेस के लिए तब फिट हो जाएगा अगर फंक्शन का वर्थ एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे और फंक्शन का वर्थ एट एक्स इज इक्वल्स टू +1 पे क्या हो जाए, सेम हो जाए। फंक्शन है क्या, x एट -1 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 और ये क्या होगा, +1 टू द पावर 2। डेफिनेटली दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट यूज द रोलेस थ्योरम बिकॉज इट इज द बेसिक नीड ऑफ द रोलेस थ्योरम दैट द f ऑफ a हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ b जो है भाई मेरे। चलिए, तो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं -1 और +1 के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट से ऐसा लाई करेगा जहां कायदे से फंक्शन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। कुछ नहीं करना है आपको, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना है और कहीं ना कहीं एट एक्स इज इक्वल्स टू c ऐसा फॉल करेगा जहां पर फंक्शन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले फंक्शन f ऑफ x है, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लें। आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट आउट, ये होगा एक्स स्क्वायर और लास्ट में रखूंगा x इज इक्वल्स टू c विच हैज टू बी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, कितना आएगा, 2x, x की जगह में रख रहा हूं मैं 2c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या समझ में आई, 0। तो आपका जो क्या है पॉइंट जहां फंक्शन का स्लोप 0 होगा वो क्या होगा, एट c इज इक्वल्स टू ऑफ 0 होगा। और मोर ओवर c इज इक्वल्स टू 0 इज फॉलिंग in between a comma b where the a is -1 and 1 where c is nothing but 0 where the a is nothing but -1 to 1 और c जो है हमेशा फॉल करेगा किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। रोलेस का बेसिक क्या था, स्टेटमेंट था कि करेगा ही करेगा। एनीवेज आपका स्लोप 0 कहाँ हुआ, c इज इक्वल्स टू 0 पे, और ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं कहाँ फॉल करता है, आपके ओपन इंटरवल ऑफ -1, 1 के बीच में। तो आपसे c की वैल्यू पूछी गई है भाई, किस ऐसे पॉइंट पे स्लोप 0 होने जा रहा है विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1। तो डेफिनेटली यहां से आप आंसर निकाल के देते हैं इसके हाथ में, c इज इक्वल्स टू 0 या फिर x इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली भी समझना चाहें तो बड़ा आसान था समझना। यार कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर का कर्व आपको मैंने पहले सिखाया है, ये क्या होने जा रहा है, लेट्स टेक इट्स एक्स एक्सिस, लेट्स टेक इट्स वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गोना बी अपर फेसिंग पैराबोला। ये क्या है, एक अपर फेसिंग पैराबोला है। आपने कुछ नहीं किया है, इसकी स्टडी की है एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे जो a है, और सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल्स टू +1 जो क्या है, b है। तो आपने सबसे पहले मार्क किया एट एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ पर, -1 पे, और आपने क्या किया है, स्टडी किया है एट एक्स इज इक्वल्स टू कहाँ पर,
+1 पे, और आपने अगर यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला तो फंक्शन दोनों के केस में मैग्नीट्यूड ये कहाँ जाके अटैक कर रहे थे 1 पे, तो मैग्नीट्यूड कितना 1 था। तो आप देख के बता भी सकते हैं ग्राफिकली इस पर्टिकुलर रेंज -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट सी कहाँ फॉल करता है जहाँ स्लोप क्या हो फंक्शन का 0, देख के समझ में आता है। जहाँ स्टेशनरी पॉइंट फॉल करे, स्टेशनरी पॉइंट कहाँ फॉल कर रहा है, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ c इज इक्वल्स टू व्हाट 0, बट एनीवेज दैट इज व्हाट माय आंसर इज ऑल अबाउट। तो यार इस प्रॉब्लम को आप ग्राफिकली भी क्या कर सकते थे, डील कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरा e टू द पावर x sin x in the range of closed interval of 0 comma pi. Again I need to get the value of c within the open interval of 0 comma pi. मेरे को c की वैल्यू निकालनी है satisfying the Rolle's theorem, ठीक है। कुछ नहीं करना है यार, सब सीधे सीधे आप लोगों को एक ऑलमोस्ट आइडिया तो हो गया होगा। ये 0 जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ a है, पाई जो है वो क्या है, वैल्यू ऑफ b है, और ये क्या है आपका फंक्शन f ऑफ x है। यार e टू द पावर x sin x डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होने जा रहा है थ्रू आउट द रेंज ऑफ x। तो यार अगर थ्रू आउट द रेंज ऑफ x अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली विद इन द सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ x 0 कॉमा पाई ये क्या होने जा रहा है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने जा रहा है। सो एज फार एज द रिक्वायरमेंट इज कंसर्न आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट। हाँ, अब बाय द वे मैं एक स्टेप ये जाके जरूर देख लेता हूँ सॉल्यूशन में, ये जरूर देख लेता हूँ कि भाई कायदे से फंक्शन ने अपने वर्थ को एट a का मतलब क्या हुआ 0 एंड एट b विच इज नथिंग बट पाई सेम रखा है या नहीं रखा, बिल्कुल रखा है मेरे भाई। देखो ये क्या होगा e टू द पावर 0, साथ में क्या होगा sin 0, एंड हियर इज गोना बी e टू द पावर पाई एंड हियर इज गोना बी sin पाई। मोरओवर sin 0 एंड sin पाई हैज द वैल्यू एज 0। अगर आप e टू द पावर 0 से या e टू द पावर पाई से अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू तो 0 होगी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है द वैल्यू हैज गॉट द सेम मैग्नीट्यूड एट f इज इक्वल्स टू a एज वेल एज व्हाट b। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट c ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b या ओपन इंटरवल ऑफ 0 कॉमा पाई के बीच में फॉल करेगा ही करेगा एटलीस्ट, जहां क्या होगा फंक्शन का स्लोप 0 होगा। ये किसने बताया है, आपके रोलेस ने बताया, और वही पॉइंट सी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करोगे, कुछ नहीं, आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। ये क्या है आपका फंक्शन है, आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे जहां स्लोप क्या है 0 है। और डेफिनेटली वो जो x है वो कहां फॉल करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। किसका, ये रोलेस का स्टेटमेंट है, ग्राफिकली मैंने समझने की भी कोशिश किया है। जो आपका पॉइंट सी होगा डेफिनेटली ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b पे फॉल करेगा, बोले तो 0 से पाई के बीच में फॉल करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहां करेगा दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इफ वी डिफरेंशिएट बाय पार्ट्स इज गोना बी e टू द पावर x sin x प्लस here it's gonna be e to the power x cos x and the value has to be 0। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं यहाँ से कॉमन निकाल भी लेता हूँ तो e टू द पावर x कॉमन निकलता है, ये क्या होगा sin x प्लस cos x। यार अगर sin x प्लस cos x को अगर आपने 0 कर लिया तो डेफिनेटली ये वैल्यू अपने आप क्या कर लेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगी। कहाँ होगा भाई, देखेंगे पहले कोऑर्डिनेट में या फिर 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो x की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ पिक नहीं कर सकते आप, 0 से पाई बाई 2 के बीच में पिक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कहाँ से पाई बाई 2 से अगर पाई के बीच में जाते हैं तो वहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका मतलब आपको जो वैल्यू ऑफ x पिक करनी होगी वो कहाँ, सेकंड क्वार्टर में पिक करनी होगी, लेकिन वहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। डेफिनेटली इनके साइंस तो अलग होंगे लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर आप रिकॉल करें तो कुछ नहीं होता, साइन 45 साइन 45, अगर मैं साइन 45 देखता हूं तो वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 भी देखता हूं तो कितनी होती है, वैल्यू 1/√2। लेकिन अगर मेरे को एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव चाहिए तो मेरे को उस 45 को कहाँ फेच करना होगा, सेकंड क्वार्टर में फेच करना होगा। तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने थोड़ा सा एड्रेस किया हुआ है। तो ये जो वैल्यू ऑफ x होगी डेफिनेटली 0 से पाई के बीच की वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो कहाँ से कहाँ के बीच में वैल्यू होगी। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो भाई मेरे, यहाँ 45 बना लो, और या फिर अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप इसका क्या करेंगे, एंगल कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ एंटी क्लॉक टेकिंग द रेफरेंस ऑफ प्लस x एक्सिस, तो पता चलेगा ये एंगल होना चाहिए कितना, 135 डिग्री, या फिर क्या, जस्ट अ मिनट, 135 डिग्री, यस इज गोना बी 135 डिग्री। अगर बाय द वे इसको आप रेडियंस में चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, रेडियंस में चेंज करना चाहते हैं, सो यू कैन चेंज इट वेरी इजीली। आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज चेंज होने जा रहा है, वो क्या होने जा रहा है, लेट मी सी दैट। देखो 180 के लिए क्या लिखते हैं अपन, पाई लिखते हैं, तो 135 के लिए होने जा रहा है 180 डिवाइड होगा, साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसका, 5 का। चलिए 5 से अगर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ये होने जा रहा है 5 2 जा, दैट्स गोना बी 10 and thereafter 27,
पाई। सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट डिवाइड करता हूँ तो ये होगा 5 3 ज़ा 15 एंड देयर आफ्टर 36। ठीक है, अब बाय द वे मैं इसको फिर से डिवाइड कर सकता हूँ, किससे होगा 9 3 ज़ा 3 पाई बाई 4। तो ये मैंने जानबूझ के निकाल के दिखाया 3 पाई बाई 4। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि आपके 270 डिग्री कितने होते हैं, सिमिलरली 45 डिग्री कितना होता है, 135 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री कितना होता है। सो वी शुड हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। बट एनीवेज जो आपके पास जो वैल्यू ऑफ सी आएगा वो क्या आएगा 3 पाई बाई 4 आएगा। और मजेदार चीज़ ये है कि 3 पाई बाई 4 जो है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है। सो आई शुड नॉट हैव एनी डाउट इन इट कि रोले भाई कुछ भी गलत बोलेंगे, भाई बोलेंगे और सही ही बोलेंगे। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेता हूं। लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू रबिंग इट आउट। ओके, अब आपके पास फंक्शन क्या है, ध्यान देंगे। फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ मॉड ऑफ x है। और ये फंक्शन आइडेंटिफाइड अगर बाय द वे मुझे देखना है -1 से 1 के बीच में, मुझे ये फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ c विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ऑफ -1, 1 सेटिस्फाइंग द रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम। तो चलिए मैं इसको थ्योरेटिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ग्राफिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यार एक चीज़ ध्यान देना, अगर इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से एड्रेस करने की कोशिश करोगे तो फंक्शन f ऑफ x की जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पर, एट a पे एंड एट b पे, ये क्या होने जा रहा है, फंक्शन है कि आपका मॉड ऑफ x है, आप मॉड 1 लेंगे और यहाँ मॉड ऑफ -1 लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो कायदे से आपके इस बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कायदे से फंक्शन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। लेकिन यार एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप मॉड ऑफ x को ड्रॉ करते हैं तो मॉड ऑफ x क्या होता है, एक वी शेप होता है, वी शेप होता है। और वी शेप जो होता है वो कहाँ पर होता है, एट x इजिकल्स टू ऑफ 0 पे। ये बात अलग है कि आपके फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पर, एट x इजिकल्स टू -1 और एट x इजिकल्स टू +1 सेम मिला। लेकिन जहाँ स्लोप 0 होना चाहिए था वहाँ कायदे से फंक्शन ने क्या किया है, कर्व का फॉर्मेशन किया है। और अगर कर्व का फॉर्मेशन किया है तो आप ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट तो कर सकते थे ये कर्व स्मूथ होता तो एट x इजिकल्स टू 0 पे क्या होता है, इसका स्लोप 0 होता। लेकिन आपके फंक्शन ने एट x इजिकल्स टू 0 पे कर्व का फॉर्मेशन किया है तो आप वहाँ स्लोप निकाल ही नहीं पा रहे हैं। एनीवेज ये प्रॉब्लम में रोलेस थ्योरम वैलिड वैसे भी नहीं था, क्योंकि जो रोलेस थ्योरम की बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि फंक्शन f ऑफ x जो होना चाहिए थ्रू आउट द रेंज ऑफ x इजिकल्स टू a, b क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनीवेज तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट या इसका रिजल्ट पूछता हूँ तो यहाँ सीधे सीधे लिखेंगे द रोलेस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों नहीं है भैया एप्लीकेबल, क्योंकि आपने इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं की है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b एंड फंक्शन मस्ट बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। तो यार एक चीज ध्यान देना, -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन -1 से 1 के बीच में फंक्शन एक जगह पे क्या है, क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो यहां लिख सकते हैं the Rolle's theorem is no more valid because the function is found to be the function is found to have the non-differentiability at x is equals to of 0, which is against the requirement of the Rolle's theorem। ठीक है, सिमिलरली एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं। मैं अगर प्रॉब्लम ले लेता हूं आपका, अब प्रॉब्लम है fx is equals to of sin x, fx is equals to what, sin x। और यहाँ आपने जो रेंज लिया है लेट्स टेक 0 से पाई, 0 से पाई, आपको c की वैल्यू निकालनी है ऑब्वियसली विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ 0 to पाई। यार मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ, रोलेस थ्योरम के थ्रू मुझे क्या करना है, c की वैल्यू निकालना है। ग्राफिकली अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ग्राफिकली अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ नहीं है, आप सबसे पहले क्या करें, x वर्सेस y कर्व बनाएं। x वर्सेस y कर्व जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, एक साइनसोइडल कर्व होने जा रहा है, इट विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न था वो केवल किसके बीच में था, आई थिंक वी कैन चेंज इट नाउ, ये 2 पाई करो, ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम होगा, 2 पाई। ये तो आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0, ये क्या होने जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू 0, और सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पाई, ये एक दूसरा वर्टिकल लाइन होने जा रहा है 2 पाई। तो यार इसके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा फॉल करेगा जहां स्लोप 0 होगा। भाई यहाँ पर 2 ऐसे पॉइंट फॉल कर रहे हैं जहां स्लोप 0 होगा। पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, π/2, एंड सिमिलरली दूसरा जो पॉइंट होगा वो होने जा रहा है 3π/2।
ठीक है, ये क्या होने जा रहा है 3π/2। आप इसको डिफरेंशिएट करके भी क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता। cos x को आप कंपेयर करते किससे, 0 से, और वैल्यू ऑफ x निकालने की कोशिश करते हैं किस रेंज के बीच में, 0 से 2π के बीच में, तब भी आपको x की दो वैल्यूज मिलती, कहां पर, एट x = π/2 पे, और सिमिलरली कहां 3π/2 पे। तो एनीवेज व्हाट्स गोना बी द आंसर वो हियर, द c कुड बी π/2 एंड 3π/2। तो एक चीज ध्यान देना, रोलेस ने ये नहीं बोला है कि प्रिसाइजली एक ही पॉइंट मिलेगा, द पॉइंट कुड बी एनीथिंग व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 1, कि एक पॉइंट हो सकते हैं या एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं विद इन द इंटरवल ऑफ a, b। ठीक, तो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर आइडिया अबाउट द रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम में कुछ नहीं, आपको फंक्शन f ऑफ x दिया होगा, उस रेंज में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। मोर ओवर कायदे से लेफ्ट एज एट x = a, राइट एज एट x = b पे फंक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इसके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट c ऐसा फॉल करेगा ही करेगा जहां फंक्शन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। द वर्ड इज एटलीस्ट, क्यों, क्योंकि ये जो c है वो एक से ज्यादा भी फॉल कर सकता है उस रेंज पे। तो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कट। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस पे अब मैं आता हूं एलएमवीटी में, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। एलएमवीटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है भाई मेरे, ध्यान देना, एलएमवीटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जो किसमें थी, आरएमवीटी में। तो रिक्वायरमेंट को कोई रिपीट भी कर लेंगे, ये जरूर लिख लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या थी भाई मेरे, अब जो पहले लिखे थे उसको कॉपी कर लेंगे, कि आपका जो फंक्शन f ऑफ x है, फिर से एक सिंगल फंक्शन है आपके पास, f ऑफ x है, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ कंटिन्यूअस होना चाहिए, विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। एंड सिमिलरली ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहाँ भाई, विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b। ओपन और क्लोज इंटरवल का बेसिक फीलिंग मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। देन आपका अगर ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है तो अब ये स्टेटमेंट बोलता है, देखिए ये स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है, डेफिनेटली एलएमवीटी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कुछ नहीं बोलता कि आपके पास यू विल हैव एटलीस्ट वन सी सच दैट, जहां क्या होगा, जो सी फॉल करेगा कहां, ए और बी के बीच में, विच इंडिकेट्स एफ डैश सी विल बी इक्वल्स टू ऑफ f of b माइनस ऑफ f of a डिवाइडेड बाय ऑफ b माइनस a। यार यहाँ ध्यान देना, यहाँ और इससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपका जो क्या था, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम था, वहाँ f of b को f of a से बराबर होना था। बट हियर देयर इज नो डिमांड, केवल आप रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करें, आपका एक पॉइंट c एटलीस्ट a, b के बीच में फॉल करेगा ही करेगा, जहाँ f डैश c विल बी इक्वल्स टू f of b माइनस ऑफ f of a डिवाइडेड बाय ऑफ b माइनस a। यार मैं इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली समझूं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं कुछ नहीं करने जा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, ग्राफ है। दिस इज व्हाट माय ग्राफ इज ऑल अबाउट। बाय द वे ग्राफ को मैंने मार्क किया किससे, एफ ऑफ एक्स से। ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस। लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय एक्स इज इक्वल्स टू ए वर्टिकल लाइन एंड लेट्स मार्क इट डाउन, इट्स माय एक्स इज इक्वल्स टू बी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, फंक्शन देख के समझ में आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंशिएबिलिटी मैं क्या करता हूँ, ओपन इंटरवल में चेक करता हूँ, और सिमिलरली कंटिन्यूटी में क्लोज इंटरवल पे चेक करता हूँ। ठीक है, अब भाई ने बोला क्या है, ध्यान देना, आपका जो c है वो विद इन दी रेंज ऑफ a, b ऐसा फॉल करेगा वेयर द f डैश c विल बी इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। यार एक चीज ध्यान देना, f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब, अगर बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, a है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, फंक्शन का वर्थ एट x इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की स्टडी करता हूँ तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, b है, और y की वैल्यू क्या है, वर्थ ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू b है। ठीक है, तो अगर बाय द वे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन को रिफर करने की कोशिश करता हूँ या फिर स्लोप ऑफ द लाइन को रिफर करने की कोशिश करता हूँ, वो क्या होता है, y2 fb माइनस ऑफ y1 fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो ये कहीं ना कहीं f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, ये कुछ नहीं है, इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का एक एवरेज स्लोप है। ध्यान देना, ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, एवरेज स्लोप है। इसका मतलब आप जब इसको कनेक्ट कर देंगे ना, इसको एक लाइन के थ्रू, एक लाइन के थ्रू, तो ये जो लाइन का स्लोप होगा, ध्यान देना, ये जो लाइन का स्लोप होगा वो कुछ नहीं होगा, आपका f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड ऑफ b माइनस a होगा। ये कुछ नहीं होगा, ये जो स्लोप होगा ये होगा f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ b माइनस a।
ठीक, ये तो ठीक है, ये क्या होगा, एक एवरेज स्लोप होगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा। ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। और वो जो स्लोप है वो क्या है, यहां तो एक एवरेज स्लोप था, लेकिन ये क्या है, एक इंस्टेंटेनियस स्लोप है। क्यों? क्योंकि आप स्लोप को आपने कैलकुलेट किया है एक सर्टेन पॉइंट x इज इक्वल्स टू सी, और वो जो सी है वो कहां फॉल करता है, a, b के बीच में। तो कायदे से आपके लेग्रांजेस भाई ने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो एवरेज स्लोप है वो कहीं ना कहीं एक इंस्टेंटेनियस स्लोप के बराबर होगा किसी भी एक पॉइंट सी पे जो फॉल करता है विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b। इसका मतलब a और b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा फॉल करेगा जहां की फंक्शन का इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा आपके एवरेज स्लोप से मैच करेगा। देखो यहां देख भी सकते हो कहीं तो फॉल कर रहा है, यहां देखो ये बाय द वे मैंने x इज इक्वल्स टू सी ले लिया, और अगर यहां आप लगभग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देखो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान देखने को मिला होगा, दोनों के दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों के दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो डेफिनेटली एक का जो क्या है एवरेज स्लोप और दूसरा जो ब्लैक पोर्शन लिया है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्लोप, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मैच करते हैं। बट एनीवेज एज पर द लेग्रांजेस एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा होगा ही होगा जहां कायदे से ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी। दैट मींस यू विल हैव एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट वेयर द एवरेज स्लोप विल मैच इट्स इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, इसका छोटा सा एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। बाय द वे इस प्रॉब्लम को समझने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये था कि बाय द वे ये क्या है, मेरा टाइम का एक क्या है फ्रेम है, ये क्या है मेरे टाइम का एक्सिस है, और ये मेरे क्या है डिस्टेंस का एक्सिस है, क्या है डिस्टेंस का एक्सिस है। बाय द वे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या करते जा रहा हूं, अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहा हूं। ठीक है, अब बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने t इज इक्वल्स टू में ले सकते हैं आप 2 सेकेंड से आपने स्टडी जो नेक्स्ट पॉइंट रखा है वो रखा है 4 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 सेकेंड पे आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था बाय द वे वो कितना था, 20 मीटर। और सिमिलरली एट 4 सेकेंड पे आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है, 40 मीटर। तो यहाँ से आप दो चीज़ तो निकाल सकते हो, एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अगर निकालते हो तो ये होगा 40 मीटर्स माइनस ऑफ 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय ऑफ बी माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, 4 सेकेंड माइनस ऑफ 2 सेकेंड। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये होगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय ऑफ 2 सेकेंड, तो ये होगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपने अगर क्या किया है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में अपनी स्टडी की है अपने गाड़ी के ड्राइविंग के पैटर्न की, और आपको पता चला है 2 सेकेंड पे आप ऑलरेडी कवर कर चुके थे कितना, 20 मीटर, और 4 सेकेंड पे आप पहुंच गए हैं कहां पर, 40 मीटर पे। तो नेट आपने जो क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया किस फ्रेम के बीच में, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, वो कितना होगा, 40 माइनस 20, यही फ्रेम होगा। और ये फ्रेम का वर्थ मैंने निकाल लिया कितना, 20 मीटर। और सिमिलरली ये जो टाइम फ्रेम है इसके बीच का स्पैन जो होगा वो कितना होगा, 2 सेकंड। तो यार आप गाड़ी की जो एवरेज स्पीड निकालते हैं वो कैसा निकालते हैं भाई, जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल किए, जितने टाइम पे ट्रैवल की, कभी आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी, कभी स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी। तो भाई अगर आपको घर से अगर मैं सब्जी लेने भी भेज देता हूँ, आप बाय द वे अगर 10 किलोमीटर क्या किए हो, ट्रैवल करके आया हो, कितने देर में ट्रैवल करके आया हो, अगर 1 घंटे में ट्रैवल करके आया हो, तो मैं आपको यहाँ से बैठ के ये तो बता दूंगा कि आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आपने कितना 10 किलोमीटर 1 घंटे में क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो मैं आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड बता सकता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। वो स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, अब एवरेज स्पीड होगी, दैट्स गोना बी द एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि आपने कभी गाड़ी की स्पीड कम की होगी, कभी ज्यादा की होगी, जो भी की होगी, लेकिन आपने ऑन एवरेज क्या किया है, 10 किलोमीटर क्या किया है, ट्रेवल किया है विद इन दी स्पैन ऑफ 1 आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे यहां से आपको एवरेज स्पीड समझ में आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये 10 मीटर पर सेकेंड एज पर द लेग्रांजेस किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा, एफ डैश सी के बराबर होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में, कहा 2 से 4 सेकंड के बीच में जो इंस्टेंटेनियस स्लोप का मतलब ये जो था, ये क्या था, एवरेज स्लोप, और एवरेज स्लोप इस कर्व के लिए क्या था, स्पीड थी। ये क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड थी किसकी, आपकी बाइक की। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टी पे किसके बराबर होगी, गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगी। इसका मतलब अगर आपको ये डिटेल दिया हुआ है कि गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका सीधा सा मतलब है गाड़ी कहीं ना कहीं आपने किस स्पीड से चलाई है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाई है। इसे पढ़ लिया, गाड़ी को आपने कहीं ना कहीं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाई है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपने अपने फ्रेंड को लेके भेज दिया गाड़ी को, बोले भाई जा तू एक बार गाड़ी से घूम के आ, स्पीड ज़्यादा मत रखना। वो भाई गया, अपने को तो पता नहीं है, उसके पीछे नहीं गए हम, लेकिन जब मेरे को ये देख के समझ में आया भाई वो 1 घंटे में क्या किया है, 70 किलोमीटर क्या किया है उसने, ट्रेवल किया है। तो गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर हो गई।
और आपने उसको ये बोला था भाई तू गाड़ी को कभी भी 70 या 70 से ऊपर मत लेके जाना, लेकिन आपको शायद एक चीज़ आपको नॉलेज नहीं है, आपने अगर गाड़ी का अगर क्या निकाल लिया है, एवरेज स्पीड निकाल लिया है, कितना है भैया 70 किलोमीटर पर आवर, तो एज पर लेग्रांजिस आपके हाथ में एक इनपुट बिल्कुल क्लियर है, ये गाड़ी का जो माइलोमीटर है वो एग्जैक्टली या इंस्टेंटेनियसली कहाँ गया होगा, इसके एवरेज स्लोप के पास गया होगा। अगर एवरेज स्लोप कितना है 70 किलोमीटर पर आवर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवमेंट ऑफ टाइम पे आपका गाड़ी का जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है या इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कहाँ गया होगा, 70 किलोमीटर पर आवर पे गया होगा। बट एनीवेज ये एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन आपके हाथ में देता है कि कायदे से फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद इन द रेंज ऑफ a, b कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है टेकिंग ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तब कहीं ना कहीं आपका जो एवरेज स्लोप है किसी भी एक पॉइंट c विच कम्स इन बिटवीन a, b पे इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू से क्या करेगा, मैच करेगा। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं इससे भी। तो फिर से क्या करना है मुझे, वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है, जैसे मैंने क्या किया था, किस केस में किया था, लेग्रांजिस के केस में, सॉरी रोलेस के केस में किया था। तो ये है आपका प्रॉब्लम, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ln ऑफ x इन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 minus 1 and e। I need to get the value of c within the open interval of 1 to a and that too using LMBT। यार एक चीज ध्यान देना, आपका ln ऑफ x जो है 1 से e के बीच में कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं आ जाता हूं इसकी स्टेटमेंट पार्ट पे। स्टेटमेंट क्या है भाई आपके लेग्रांजिस का? स्टेटमेंट ये बोलता है भाई कि आपका जो f डैश c है हैज टू बी इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो यार अब तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होगा f ऑफ b क्या है, ये जो 1 है वो a है, e जो है वो b है, ln ऑफ x जो है वो क्या है, f ऑफ x है। चलो निकाल लेते हैं। तो f ऑफ b का मतलब क्या हुआ, ln ऑफ e माइनस ऑफ ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ e माइनस 1। आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करें, होगा 1/x और x की वैल्यू आप क्या रख लेंगे यहाँ पर c। ठीक है, चलो इनका कैलकुलेशन करो, तो ये होगा 1/c इज इक्वल्स टू ln ऑफ e क्या होगा 1 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ऑफ e माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये c की वैल्यू आप प्रिसाइसली निकालने जा रहे हैं e माइनस 1। वैसे भी देख सकते हैं c जो है वो किसके बीच में, a और b के बीच में फॉल कर रहा है, 1 और e के बीच में फॉल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। अगर e की आप वैल्यू आपने पहले मेरी क्लास में पढ़े होंगे तो e की लगभग वैल्यू है 2.71, e की लगभग वैल्यू क्या है 2.71, तो 2.71 में से अगर आप बाय द वे 1 को घटा देते हैं तो लगभग की वैल्यू कितनी होगी 1.71। डेफिनेटली किसके बीच में फॉल कर रहा है, a कितना है 1 और e कितना है लगभग 2.71। इज दैट पार्ट क्लियर? हाँ, लेकिन जो आपने जो क्या है लेग्रांजिस ने जो भाई ने दिया था स्टेटमेंट, वो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, ट्रू होने जा रहा है। तो आपसे अगर आंसर पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c, तो c इज गोना बी e माइनस 1। आप चाहें तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। अगर आप इस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो लॉन का कर्व मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है, और आप उसको अगर रिकॉल करेंगे तो डेफिनेटली एक फेयर आइडिया आ जाएगा आपके दिमाग में। ये क्या है मेरे पास, लॉन का कर्व है, इट्स एक्स वर्सेस वाई कर्व। लॉन का कर्व अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो लॉन का कर्व कुछ ऐसा होता है, सॉर्ट ऑफ दिस। ये कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज व्हाट माय लॉन ऑफ एक्स, लॉन ऑफ एक्स। ठीक, लॉन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। एंड सिमिलरली लॉन ऑफ एक्स की मैग्नीट्यूड एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ ई पे कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो कहाँ आपके इस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 1, चाहे तो पॉइंट कंप्लीट कर लें। ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। और सिमिलरली अगर यहाँ देखते हैं x की वैल्यू है क्या e और y की वैल्यू कितनी है 1। आप चाहें तो इसका एवरेज स्लोप निकाल सकते हैं। ये क्या है आपका एवरेज स्लोप, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये क्या है आपका f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस ऑफ a। और इस प्रॉब्लम के लिए f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a विच इज नथिंग बट 1/e है इसका जो स्लोप है। और डेफिनेटली लाइन है तो इसका क्या होगा, स्लोप यूनिफॉर्म होगा। तो कहीं ना कहीं x इज इक्वल्स टू 1 और e के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट c ऐसा फॉल करेगा जहां स्लोप जो होगा इंस्टेंटेनियस स्लोप आपके एवरेज स्लोप को फॉल करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ लगभग क्या है, टेंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, आपके एक लाइन ऑफ इक्वेशन के पैरेलल है। और ये लगभग होगा आपका x इज इक्वल्स टू c। और इस प्रॉब्लम में x इज इक्वल्स टू c जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, e माइनस 1 विद इन द रेंज ऑफ a to e।
ठीक है। एनीवेज तो लेग्रांजेस ने बहुत अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दिया है भाई, कुछ नहीं है, बोले भाई अब जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो, बट वहां से भी मैं कुछ कंक्लूड करता हूं। ध्यान देंगे आज के बाद से रोलेस कब वैलिड होगा, रोलेस तभी ही वैलिड होगा जब कायदे से रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई तो करो, लेकिन साथ में आपका जो फंक्शन का वर्थ एट ए और फंक्शन का वर्थ एट बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एलएमवीटी के बारे में बात करूं तो एलएमवीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ बी हैज टू बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए और इट शुड नॉट बी। यार इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, जिस दिन एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर हो गया तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो कायदे से लेग्रांजेस जो है वो कौन सा केस बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट रोलेस का केस बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं द रोलेस इज द लिमिटिंग केस ऑफ द लेग्रांजेस। इज दैट पार्ट क्लियर? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि रोलेस की रिक्वायरमेंट ये थी कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर हो, अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो लेग्रांजेस पहुंच कहां गया, रोलेस के पास पहुंच गया। तो एक चीज ध्यान देंगे, रोलेस तभी ही यूज करेंगे जब एफ ऑफ बी किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, द रोलेस हैज टू बी यूज्ड ओनली व्हेन द एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, वेयर एज लेग्रांजेस कैन बी यूज्ड if f of b is equals to f of b is not equals to f of a and even f of b is equals to f of a। तो अगर मैं RMVT देखता हूं, RMVT की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद भी आपकी बेसिक नीड ये है f of a किसके बराबर होना चाहिए, f of b के। LMVT की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, f of a f of b के बराबर हो तब भी ठीक है और ना हो तब भी ठीक है, ना होगा नहीं होगा तो इसका कोई मीनिंग है। और बाय द वे अगर सेम हो गया तो कहीं ना कहीं आप देख के समझ में आ रहा होगा कि LMVT हैव बिकम RMVT व्हाई कीपिंग f of b is equals to f of a, it becomes 0 and it indicates the same statement which we have already passed with the RMVT. So I think we must have a clear cut idea about the LMVT as well as what RMVT। तो आपके लिए एक होमवर्क होगा, होमवर्क हो सकता है e to the power x where it is defined within the closed interval of 0,1, आपको c निकालना है within the open interval of 0,1। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। कैसे निकालेंगे इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। एफ डैश सी भैया डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, x की जगह में c रखेंगे, क्या होगा e टू द पावर c। सिमिलरली एफ ऑफ बी का मतलब हुआ e माइनस एफ ऑफ ए होगा e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय ऑफ क्या होगा 1 माइनस 0। तो यहाँ से आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है e टू द पावर c इज इक्वल्स टू ऑफ e माइनस 1। अगर आप यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो e यहाँ जाके ऑपरेट करेगा लॉन से, ये होगा लॉन ऑफ, ठीक। एनीवेज लॉन ऑफ e माइनस 1 होगा कितना, तो ये इसको आप निकाल के देख लेना। e की वैल्यू लगभग होती है 2.71। अगर यहां से एक सब्सट्रैक्ट हो गया तो ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लॉन ऑफ 1.71। डेफिनेटली ये जो c विच इज इक्वल्स टू ऑफ ln ऑफ 1.71 है वो फॉल करेगा किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। इवन यू कैन कैलकुलेट। तो अगर आपसे c की वैल्यू पूछा जाए बाय गिविंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग व्हाट LMVT, डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ c इज गोना बी लॉन ऑफ 1.71। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, अब जो थर्ड जो है थ्योरम वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको रब आउट कर रहा हूं मैं, एंड द लास्ट वन इज गोना बी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम विच आई एम रिफरिंग इट CMVT। यार एक चीज ध्यान देना, बाकी दो में और इसमें ये डिफरेंस है कि बाकी स्टार्टिंग के दो में बेसिकली वी हैड द वन फंक्शन, बट इन केस ऑफ CMVT वी आर गोइंग टू हैव द 2 functions। So in CMVT we'll have the 2 functions. Let's call it, the one function is fx and the another function is gx। इनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। रिक्वायरमेंट ये है भाई मेरे, रिक्वायरमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो कायदे से पहले केवल रिक्वायरमेंट एक फंक्शन की थी, अब 2 फंक्शन है तो दोनों की है कि f of x g of x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ, जहां आपने क्या किया है, स्टडी करने की कोशिश की है। बाय द वे आपने a और b के बीच में स्टडी करने की कोशिश की है तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ a, b। और सिमिलरली ये क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b। ठीक ठीक है, अगर ऐसा है तो एक सीधा सीधा मैं स्टेटमेंट यहां से पास करने जा रहा हूं, वो होने जा रहा है f डैश c divided by of g dash c is equals to of f of
b माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए, ये ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट, भारी भरकम स्टेटमेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, हाँ एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि c फॉल्स विद इन दी इंटरवल ऑफ a, b, विच इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) रखे हुए हैं जो कि क्लोज इंटरवल पे क्या है, कंटिन्यूअस है विद इन द रेंज ऑफ a, b, और सिमिलरली ओपन इंटरवल पे क्या है, डिफरेंशिएबल है विद इन द इंटरवल ऑफ a, b, तब कायदे से एक पॉइंट c, a और b के बीच में ऐसा फॉल करेगा जो इस स्टेटमेंट को या इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैसे ये चाहते तो आप इसको लेग्रांजेस से भी सॉल्व कर सकते थे। लेग्रांजेस में f' कितना होता है, f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। अगर एक दूसरा फंक्शन होता तो क्या होता है, g' इज इक्वल्स टू g ऑफ b माइनस ऑफ g ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अगर आप ऊपर का न्यूमरेटर, यहाँ क्या था, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, g' इज इक्वल्स टू gb माइनस ga डिवाइडेड बाय b माइनस a। दोनों को अगर डिवाइड करते तो दोनों से चला क्या जाता, b माइनस a चला जाता, बचता क्या, यही बचता। तो मैं ये बोलता हूं कि इसको याद करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप केवल किसको रिफर करें, लेग्रांजेस को रिफर करें, दो अलग अलग फंक्शन के लिए रिफर करें, दोनों को डिवाइड करें, b माइनस a क्या हो चुका होगा, रिमूव आउट हो चुका होगा, और यहां से आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना, आपको पता कैसे चलेगा प्रॉब्लम रोलेस का है कि लेग्रांजेस का है कि कॉचीज का है। या रोलेस के लिए बेसिक नीड ये है कि चलो रिक्वायरमेंट को छोड़ो, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी में मान के चल रहा हूं वो सब है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है f ऑफ b हैज टू बी इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक, सिमिलरली अगर मैं लेग्रांजेस के बारे में बात करता हूं तो एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट। हाँ, लेकिन दोनों के लिए एक चीज तो क्लियर है, कितने फंक्शन आपके प्रॉब्लम में दिए हुए होंगे, केवल एक फंक्शन। वेयरएज अगर प्रॉब्लम कॉचीज का है तो आपके पास प्रॉब्लम में कितने फंक्शंस दिए हुए होंगे, एटलीस्ट आपके पास एग्जैक्ट कितने होने चाहिए, दो फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक फंक्शन, इसका मतलब प्रॉब्लम रोलेस का जाएगा या लेग्रांजेस का जाएगा। हाँ, अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रोलेस के पास जाएगा। और बाय द वे अगर ये सेम नहीं हुआ तो भूल जाओ कि ये प्रॉब्लम रोलेस का होगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम किसका होगा, लेग्रांजेस का होगा। ठीक है, और अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा कहाँ, यहां से। तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर आपके पास केवल एक फंक्शन गिवन है, प्रॉब्लम में एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ का हो सकता है, या तो किसका हो सकता है, RMVT का हो सकता है, और या फिर किसका हो सकता है, LMVT का हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में आया कि सर f ऑफ a अगर f ऑफ b के बराबर नहीं है तो आंख मूंद लो भाई, ये प्रॉब्लम किसका होगा, LMVT का ही होगा। और अगर बाय द वे f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b के बराबर है तो आप LMVT से भी अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला किसका जाता है, RMVT का जाता है। और इवन आप उसको एक्सक्लूसिवली अप्लाई कर सकते हो किससे, RMVT पे भी। बट मोर ओवर अगर आपके पास एक ही फंक्शन है और f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा LMVT से, और अगर बराबर है यू कैन सॉल्व यूजिंग आइदर ऑफ देम। और अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन है MVTs के तो आपका प्रॉब्लम जाएगा ही जाएगा किसके पास, CMVT के पास। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, क्योंकि एक आध प्रॉब्लम में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम LMVT का है, CMVT का है, RMVT का है, आपको केवल ये पूछ लिया गया है यूजिंग दी MVT। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा MVT यहाँ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा या वैलिड होगा। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, कोई चीज से रिलेटेड। कोई चीज से रिलेटेड एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, मैं इसको रब आउट करता हूँ। The problem is sort of f of x is equals to of root x। मैंने पहले बोला था फंक्शन आपके पास दो होना चाहिए, g of x is equals to 1 upon root x and there the functions are identified which is continuous as well as differentiable within the range of a comma b। अब मुझे निकालना है c की वैल्यू such that it must be falling within the open interval of a comma b। कुछ नहीं, आप इस पूरे के पूरे अगर इक्वेशंस को थोड़ा सा स्टडी आउट करेंगे तो ऊपर में क्या होने जा रहा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो चलिए अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेता हूं तो ये वैल्यू होगी 1/2 रूट ओवर एक्स। ये बात अलग है कि यहाँ मेरे को एक्स की जगह में क्या रखना होगा थोड़ी देर में, c डिवाइडेड बाय एफ। दूसरा फंक्शन है वो g ऑफ x है, वो कितना है, x टू द पावर माइनस हाफ। x टू द पावर माइनस हाफ को अगर आप डिवाइड करेंगे तो माइनस हाफ तो बाहर आएगा और डिनोमिनेटर में होगा, चलो लिख लेते हैं x
इंटू रूट एक्स, यही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर माइनस हाफ को माइनस वन से आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो होगा एक्स टू द पावर माइनस 3/2, नीचे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 3/2, और उसको आप लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट एक्स, और यहाँ भी आपको फीड करना होगा एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ सी, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, बी माइनस ऑफ ए, तो एज सच आपको ए और बी तो कुछ दिया नहीं है, तो आप सीधे सीधे फीड करेंगे, ये होगा रूट ऑफ बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑफ g ऑफ b विच इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट बी माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, ऐसा कैलकुलेशन ऐसा कोई टफ नहीं है। 1/2 गया, 1/2 गया, रूट एक्स गया। ठीक है, तो वैल्यू जो लेफ्ट कर रही है इस प्रॉब्लम में वो लेफ्ट करेगी केवल माइनस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह में आप सी फीड करेंगे तो केवल कितनी है, माइनस ऑफ सी। ठीक, एक स्टेप अगर आगे जाके मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होने जा रहा है, रूट ऑफ बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ऑफ ए माइनस ऑफ रूट ऑफ बी, और अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या होगा, डेफिनेटली रूट ओवर ए बी। आप इसको कहाँ लेके जा सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं, रूट ओवर ए बी। ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लें, ये होगा रूट ओवर ए माइनस ऑफ रूट ओवर बी डिवाइडेड बाय ऑफ रूट ओवर ए माइनस ऑफ रूट ओवर बी इंटू रूट ओवर ए बी। ये और ये कैंसिल हुआ, माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, तो डेफिनेटली सी की जो वैल्यू आ रही है, और डेफिनेटली ये क्या है आपके पास, जियोमेट्रिक मीन है, c इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि डेफिनेटली आपका जो c है वो कहाँ, ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b के बीच में फॉल करेगा। बट एनीवे c का आंसर पूछा जाए तो ये क्या होने जा रहा है आपका, रूट ओवर ए बी। ये दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपके a और b को आपको ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि आप इसके रूट ओवर की रियल वैल्यू निकाल पाएं। फॉर दैट द वैल्यू ऑफ a एंड b एक्सक्लूसिवली हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। चलो उसको मारो गोली, बट एनीवेज अगर आपसे आंसर पूछा जाए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ c, सो डेफिनेटली इट्स गोना बी रूट ओवर ए बी, और इट्स गोना बी द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। तो यार मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा, ये घर में जाके सॉल्व करना। होमवर्क होने जा रहा है आप लोगों का, आप लोगों के लिए होमवर्क होगा भाई, कैलकुलेट करना है आप लोगों को f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 1/x, g ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये जो कैलकुलेशन फिर से फॉल करेगा a कॉमा b के बीच में। आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ c सेटिस्फाइंग द कॉचीज MVT, द वैल्यू ऑफ c यू नीड टू गेट। तो जैसे आपने यहाँ निकाला था, आप फिर से क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। मजेदार चीज़ ये है कि प्रॉब्लम देख के समझ में आ रहा है कि LMVT का ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिए हुए हैं, दो फंक्शंस दिए हुए हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए अब गेट के कुछ पुराने प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो उससे ये और भी कंसोलिडेट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको सीधे सीधे गेट में अपन अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टेक द फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द गेट इटसेल्फ। ठीक, पहला प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है देखेंगे, इट्स अ गेट ईयर ऑफ 2016, केमिकल से है। द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड फॉर द एफ(x) इज इक्वल्स टू x³ + 5 इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ऑफ 1,4 एट अ वैल्यू राउंडेड ऑफ टू द सेकंड डेसिमल ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ। तो चलिए एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं अपने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तो बेसिकली आपका फंक्शन जो होना चाहिए विद इन दी क्लोज इंटरवल ऑफ a, b, जो क्या है यहाँ पर 1,4 क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन दी ओपन इंटरवल ऑफ 1,4। या सब मारो गोली x³ + 5 जो है थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है। आप नहीं समझ में आएगा तो कंटिन्यूटी का मैंने एक अलग से वीडियो लिया हुआ है, कंटिन्यूटी की वीडियो को अच्छे से रीड कर लेना। तो यार पूरे के पूरे रेंज ऑफ x पे अगर ये कंटिन्यूअस है तो यार उस सर्टेन रेंज में तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी LMVT को अगर मैं रिकॉल करता हूँ, LMVT को अगर रिकॉल करता हूँ तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की और किसकी, कंटिन्यूटी की, वो तो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्यों यार, वो तो एक सर्टेन रेंज में पूछ रहा है, ये फंक्शन एज सच थ्रू आउट द रेंज क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हाँ, अगर मैं इसके स्टेटमेंट पे जाता हूँ तो स्टेटमेंट भाई ने ये बोला है कि आपका एक पॉइंट C किसके बीच में लाई करेगा, A, B के बीच में लाई करेगा, जहाँ आपका एवरेज स्लोप किससे मैच करेगा, आपके इंस्टेंटेनियस स्लोप से। बोले तो ये किससे मैच करेगा, f ऑफ b माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ b माइनस a। आप इस प्रॉब्लम को अगर कीनली और अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ फंक्शन f क्या है, x³ + 5 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। सीधे सीधे रखता हूँ तो फंक्शन क्या है, x³ + 5, मैं यहाँ b की वैल्यू क्या रखने जा रहा हूँ, 4, और सिमिलरली फंक्शन तो वही का वही होगा x³ + 5, और यहाँ a की वैल्यू मैं कितना रखने जा रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ।
b माइनस ए, b कितना है भाई मेरे 4 माइनस ऑफ कितना 1, एफ डैश सी आप कुछ नहीं करने जा रहे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, आपके हाथ में आने जा रहा है 3x² और यहाँ x की जगह में फीड करेंगे कितना c। ठीक, तो ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ अगर मैं इसको फीड करता हूँ तो ये होगा 3c², और अगर बाय द वे मैं यहाँ फीड करूँ तो ये क्या होगा, ध्यान देंगे 4 टू द पावर 3, इसका मतलब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 प्लस 5 69, ये पूरे के साथ माइनस है ना, ध्यान देना, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये सिमिलरली माइनस क्या होने जा रहा है, अगर बाय द वे x की जगह में आपको a डालना है और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये होगा 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 3 कितना होने जा रहा है 1 प्लस 5 कितना होगा यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय ऑफ कितना होगा 3, यहाँ से होने जा रहा है 3c², ये होगा आपका कितना 63 डिवाइडेड बाय ऑफ 3, 3c² इज इक्वल्स टू ऑफ 2 जा 1 जा c², 21 डिवाइड बाय 3 कितना होगा 7, तो c की वैल्यू निकलेगी कितनी प्लस माइनस √7। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, आप अगर प्लस माइनस √7 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है लगभग प्लस माइनस 2.645, दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू को पिक करेंगे, आप वही वैल्यू को पिक करेंगे जो किसके बीच में आए, a और b के बीच में आए, आप वही वैल्यू को पिक करेंगे जहां c की वैल्यू किसके बीच में हो, a, b के बीच में हो। a क्या है भाई मेरे इस प्रॉब्लम के लिए 1 है और क्या है 4 है, तो मुझे पता चल रहा है मुझे केवल क्या पॉजिटिव वैल्यू पिक करनी है, तो प्लस माइनस 2.645 में से जो वैल्यू पिक करने जा रहा हूं वो होगा प्लस 2.645। ध्यान देना, गेट में कोई माइनस लिख के नहीं आ जाएगा, बोलेगी सर दो आंसर आते हैं, आप तो पहले पढ़ाए हो कि कई बार गेट में आंसर प्लस के लिए भी सही आया है और माइनस के लिए भी सही आया है, लेकिन यहाँ जो आंसर है माइनस के लिए सही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो क्या होना चाहिए, सी विद इन दी इंटरवल ऑफ a, b बोले तो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, विच इज नथिंग बट 2.645 विद द पॉजिटिव साइन, सो आंसर इज गोना बी 2.645। इज इट पार्ट क्लियर? सिमिलरली इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं। देखो प्रॉब्लम दिया हुआ है, a function fx is equals to of 1 minus x square plus x cube is defined in the closed interval of minus 1 comma 1, the value of x in the open interval of minus 1 comma 1 for which the mean value theorem is satisfied. The four options were given. यार एक चीज ध्यान देना, यहाँ अब आपको ना तो LMVT दिया है, ना RMVT दिया है, ना CMVT दिया है, केवल मीन वैल्यू थ्योरम दिया है। तो आपको यहाँ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि किस मीन वैल्यू थ्योरम को रिफर कर रहा है। पहली बात तो फंक्शन अगर एक है तो डेफिनेटली किसको रिफर नहीं करने जा रहा, CMVT को रिफर नहीं करने जा रहा। नेक्स्ट, आपका जो फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय डिफॉल्ट क्या है, एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है थ्रू आउट द रेंज ऑफ एक्स। तो मेरे को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको जो गिवन रेंज है -1 से 1 के बीच में, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी, होगी भाई मेरे। तो यार अगर मैं इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ा रीड करता हूं तो जो रिक्वायरमेंट्स थी किसकी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, वो तो सेटिस्फाई हुई है। प्रॉब्लम को अगर एक स्टेप और आगे देखता हूं, ये प्रॉब्लम में फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और अगर मैं a और b के एक्सक्लूसिव वैल्यूज का अगर देखता हूं तो क्या है -1 और क्या है +1। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। फंक्शन की वैल्यू निकालो एट ए पे, चलो ऐसा लिख लेते हैं, एट ए पे विच इज इक्वल्स टू ऑफ -1। ए पे अगर आप फंक्शन का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू होगी कितना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ए पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 1 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -3। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा देखो भाई, ये होगा 1, चलो यहाँ सीधे लिख लेते हैं। देखो यहाँ होगा 1, ये होगा कितना -1, ये आपस में कैंसिल हो चुका होगा, यहाँ से आंसर आएगा कितना -1। सिमिलरली f एट b इज इक्वल्स टू ऑफ ऑब्वियसली 1, इट इज 1 पे क्या होने जा रहा है, ये 1 माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3, और यहाँ से आंसर आने जा रहा है 1। तो यार एक चीज ध्यान देके समझो, यहाँ पर f ऑफ a इज नो मोर इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ b। f ऑफ a और f ऑफ b समान नहीं है, तो यार ये प्रॉब्लम कायदे से किसका नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम आप लो या ना लो, मानो या ना मानो, प्रॉब्लम किसका नहीं हो सकता, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द MVT, जहाँ f ऑफ a हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ f ऑफ b। मैंने क्या पढ़ाया था, द फर्स्ट फॉर्म इज रोलेस, तो ये प्रॉब्लम रोलेस का नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट कहाँ का आएगा, लेग्रांजेस का। तो कायदे से आपको जो c की वैल्यू पूछी जा रही है वो कहाँ से कैलकुलेट करने जा रहे हो आप, LMVT से।
ठीक है। एलएमबीटी की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये थोड़ा सा अच्छे से रिकॉल करना। एलएमबीटी की रिक्वायरमेंट ये थी कि भैया कहीं ना कहीं आपका एक सी जो होगा विद इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी फॉल करेगा ही करेगा, जहां इंस्टेंटेनियस स्लोप ओवर द फंक्शन किसके बराबर होगा, एवरेज स्लोप के बराबर होगा, जो कितना था एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑफ कितना बी माइनस ए। कुछ नहीं है, एफ ऑफ बी तो देखा हुआ है यार, एफ ऑफ बी कितना है इस प्रॉब्लम में 1 है, एफ ऑफ ए कितना है इस प्रॉब्लम में -1 है, बी कितना है इस प्रॉब्लम में 1 है, और ए कितना है -1 है। ठीक है, एफ डैश सी, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और एक्स की जगह में क्या फीड करना है सी। तो चलो कर लेते हैं, ये होगा -2x प्लस 3x² और यहाँ फीड करना है x इज टू सी। चलिए अब बाय द वे मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊं तो ये होगा कितना, चलो नीचे लिख लेते हैं, ये होगा आपका -2c प्लस 3c², ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑफ, ये होगा 1 माइनस ऑफ -1 दैट बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 दैट बिकम्स 2 अगेन, 2 अगेन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ से आपके अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा 3c² माइनस 2c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है एक बार। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आपके जो वैल्यूज ऑफ c आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्या +1 और -1/3। इसमें से कौन सा वैल्यू पिक करेंगे कि दोनों चलता है? भाई मुझे ये क्लियर है, c जो पिक करना है वो ओपन इंटरवल ऑफ a, b पे पिक करना है, और a कितना है -1 और b कितना है +1। इसका मतलब यू कैन पिक एनीथिंग in between -1 to 1 except -1 and 1, so definitely you are going to drop this value। तो देखो यहाँ भी बच्चा गलती करता है, बोले सर 2 आंसर आया था, उसमें से 1 -1/3 जो था दोनों कहीं कहीं c के रेंज में था। भाई c का जो रेंज था वो क्या था, ध्यान देना, ओपन इंटरवल था। तो इसका मतलब आप केवल इंटाइटल्ड हैं किसको पिक करने के लिए, -1/3 को। Anyways, so the best most answer is gonna be option number B. Is that part clear? So you must have a clear cut idea about it. ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में एक लास्ट प्रॉब्लम लेता हूं मैं। इज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, अ रेल इंजन एक्सिलरेट्स फ्रॉम इट्स सैटिस्फैक्टरी पोजीशन फॉर 8 सेकंड एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर्स। अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम द स्पीड मोटर एट अ सर्टेन डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सिलरेशन मस्ट रीड एग्जैक्टली। यार कुछ नहीं बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि रेल इंजन क्या है 8 सेकंड ट्रेवल करता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसमें 280 मीटर्स। तो यार ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करोगे, ये प्रॉब्लम सीधे सीधे किसका है, लेग्रांजेस का है। लेग्रांजेस ने ये बोला था भाई कि जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा वो इसके एवरेज स्लोप से मैच करेगा। क्या एवरेज स्लोप से मैच करेगा? जैसे मैंने अगर इसको क्या लिया है, कुछ ऐसा लिया है, अगर बाय द वे ए और बी को मैंने टाइम का फ्रेम लिया है और फंक्शन को बाय द वे डिस्टेंस का फ्रेम लिया है, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज गोना बी डिस्टेंस, टाइम माइनस टाइम इज गोना बी टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज गोना बी स्पीड, व्हिच स्पीड इट्स नथिंग बट द एवरेज स्पीड। एंड व्हाट इज दिस यार, कहीं ना कहीं यूनिट तो मैच करेगा ना लेफ्ट और राइट का, ये क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको प्रॉब्लम में एवरेज स्पीड दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे एवरेज स्पीड कितना होगा, आप ये इंश्योर करके दो। तो यार इस प्रॉब्लम में एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है 280 मीटर्स। कितने टाइम पे हुआ है ये कहानी, 8 सेकंड पे। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक इंस्टेंटेनियस स्पीड गाड़ी की बतानी है जो डेफिनेटली उस स्पीड से गाड़ी ट्रेवल किया ही किया होगा। तो डेफिनेटली यार उस रेंज में इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ गाड़ी कितनी होगी, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 280 मीटर डिवाइड बाय 8 सेकंड। आपसे प्रॉब्लम में जो आंसर है वो किस में पूछा हुआ है, किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है, या किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, मीटर को किलोमीटर में चेंज करो, ये होगा 280। ध्यान देना, मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करोगे तो नीचे मल्टीप्लाई होने जा रहा है 1000 से, ठीक। और सिमिलरली अगर सेकंड को आर में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो सेकंड डिवाइड होने जा रहा है कितने, 3600 से। तो 3600 को ऊपर में ले जाओ और आपके पास जब रिजल्ट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो आई थिंक कुछ कैलकुलेशंस तो आसान होंगे। 2 यहाँ से गया, 1 यहाँ से गया, ठीक है। चलो एक स्टेप और आगे जाके इसका डिवीजन करते हैं। ये होने जा रहा है 4 2 जा 4 7 जा, ठीक है। अभी आंसर इज गोना बी आंसर नंबर डी, वेयर द आंसर इज गोना बी, यार आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक ऑन द ऑप्शंस। अब थोड़ा सा डी को करेक्ट कर लेंगे, इज द किलोमीटर पर आवर, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। इज दैट पार्ट क्लियर?
सो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम से प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपको देख के समझ में आया होगा, आसान है। फंक्शन अगर एक दिया है LMVT का होगा या RMVT का होगा, अगर फंक्शंस का वर्थ सेम नहीं है एट a इज इक्वल्स टू b, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम LMVT का होगा। और फंक्शन का वर्थ अगर सेम है तो आप प्रॉब्लम कहीं से भी एड्रेस करो, क्यों? क्योंकि LMVT भी क्या बन जाता है उस केस में, RMVT बन जाता है। और अगर फंक्शन दो दिए हुए होंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द Cauchy's mean value theorem. So I think you must have a clear cut idea about the mean value theorems. Is that part clear? Thank you very much.